हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है वर्णित है। ठीक हो क्या? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह राज्य चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो लागू ना करे। ठीक हो गया? यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। या अगर जैसे अगर राज्य कहीं पर कोई भी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कर रहा है, ठीक हो गया, तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि राज्य हमारे लिए ये चीज़ें नहीं कर रहा है करके, क्योंकि वह नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। यह जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे क्या था कि सरकार के पास यानी कि देश के पास इतना पैसा नहीं था जिससे वह सारी चीज़ें जनता को क्या कर सके, तो प्रोवाइड करा सके। परंतु कहा गया कि जैसे ही हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को हमारे अपने देश में, अपने राज्य में क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक हो क्या? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इन्हें वीएन राव के द्वारा द्वितीय मूल अधिकार कहा गया। जैसे मूल अधिकार क्या हैं, न्यायिक प्रकृति के हैं। अगर मूल अधिकारों का कहीं पे हनन हो रहा है तो उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जा करके कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक हो गया? और कोर्ट उसमें हमारा क्या करेगा, मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा। परंतु नीति निर्देशक तत्व के बारे में ऐसा नहीं है। राज्य चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो लागू ना करे। ठीक हो गया? और केटी शाह के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को कहा गया कि यह बैंक के उस चेक की तरह हैं जिस चेक पर बैंक अपने हिसाब से क्या करता है, पैसे देता है। ठीक हो गया? जैसे कि अगर राज्य के पास अगर पैसा है, ठीक हो गया, राज्य के पास अगर जो नीति निर्देशक में कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व में जो चीज़ लिखी गई है, अगर राज्य के पास उन चीज़ों को लागू करने में राज्य सक्षम है और राज्य के पास इतना पैसा है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे करते रहेगा। ठीक हो गया? और करती भी है। अगर राज्य के पास पैसा होगा ही नहीं इन चीज़ों को करने की, उसके पास इतना धन होगा ही नहीं, तो वो करेगा कैसे? ठीक हो गया? तो इसलिए उसमें कहा गया है कि ये बैंक के उस चेक की तरह है जिसमें राज्य क्या करता है, अपने हिसाब से पैसे देते रहता है, यानी कि बैंक अपने हिसाब से पैसे देते रहता है। ठीक हो गया? और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह सरकार को आने वाले समय में लोक कल्याण में सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करेगा। ठीक हो गया? क्योंकि उस टाइम पे तो सरकार के पास इतना पैसा था ही नहीं, देश के पास इतना पैसा था ही नहीं, देश का विभाजन हो गया था, पैसे धन भी दो भागों में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था। और इतना देश शिक्षित भी नहीं था। ठीक है? बेरोजगारी काफ़ी अधिक थी यहाँ। तो जिस कारण से क्या था कि आगे जैसी हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे इन चीज़ों को सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, यानी कि देश में, राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। यह स्थिति देखते हुए नीति निर्देशक तत्व में यह चीज़ डाली गई थी। ठीक हो गया? अनुच्छेद 36 है। ठीक है? अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताई गई। ठीक है? अब राज्य की परिभाषा में मैंने आप पहले भी आपको बताया था, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई थी और उसमें कहा गया था यह भाग 3 और भाग 4 के लिए लागू होगा। ठीक हो गया? अब राज्य की परिभाषा में यानी कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आएंगी, जैसे एलआईसी होगी, ओएनजीसी होगी, विश्वविद्यालय हो गए, ठीक हो गया, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ होगी, ठीक है, संघीय सरकार होगी, संसद होगी, राज्य विधानमंडल होगी, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, राज्य के अंतर्गत आएंगी। ठीक है? तो इसमें क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 37 है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इनकी बात नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको न्यायालय में जाकर के यह नहीं कहा जा सकता कि मेरे नीति निर्देशक तत्व का हनन हो रहा है, ये चीज़ मुझे प्रोवाइड नहीं की जा रही है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य चाहे तो इन चीज़ों को लागू करे, ना चाहे तो लागू ना करे। यह कहा गया है अनुच्छेद 37 में। ठीक हो गया? उसके बाद आता है अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि समाज में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ठीक हो गया? यह कहा गया अनुच्छेद 38 में। उसके बाद है अनुच्छेद 39 यानी कि अनुच्छेद 39। अब अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान क्या होगा, वेतन दिया जाएगा। जैसे कोई स्त्री
किसी ऑफिस में काम करती है या किसी कंपनी में काम करती है या किसी सरकारी संस्थान में काम करती है, ठीक है, वहीं पर उसी काम को एक पुरुष भी करता है। अब क्या था कि पहले पुरुष को क्या था, अधिक पैसा दिया जाता था और महिला को कम दिया जाता था। तो क्या कहा गया कि सभी को समान रूप से क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। जो अभी के टाइम में आप देखने को मिलता होगा कि सभी को समान रूप से वेतन दिया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर वह एक काम, दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को उस काम के लिए समान रूप से वेतन दिया जाएगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 39 में। उसके बाद 39 के क में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। मतलब कोई अगर गरीब है या कोई अमीर है, इस आधार पे उसको न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि समान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जैसा न्याय अमीर को मिलेगा उसी प्रकार से न्याय गरीब को भी मिलेगा, ठीक हो गया। तो समान रूप से दोनों को समान क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि कहा गया कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जैसे कोई केस लड़ता है, कोर्ट में जाता है, वहाँ पर जो विधि सहायता है, जो कानूनी सहायता है, वह क्या होगी, निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। यह कहा गया नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक हो गया। क्योंकि उस टाइम पे सरकार के पास इतना पैसा था तो नहीं कि वह इन चीज़ों को क्या कर सकते, सभी चीज़ों को निःशुल्क कर दे, परंतु उसके द्वारा कहा गया कि धीरे धीरे आगे चल करके हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को देंगे, हो गया। और अनुच्छेद 39 के ख और गौ में कहा गया है कि समान, यानी कि धन का समान वितरण, ठीक हो गया। यानी कि सार्वजनिक धन पर जो स्वामित्व होगा उसका समान रूप से क्या होगा, समान तरीके से उसका क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। यह किस में कहा गया है, यह कहा गया है अनुच्छेद 39 के ख में, ठीक हो गया, ख में। और गौ में कहा गया है कि समान धन का समान क्या होगा, वितरण किया जाएगा, ठीक हो गया। इसको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 40, ठीक हो गया। पहले तो ये समझ लो कि ग्राम पंचायतों के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 40 में। तो अगर आपसे याद करने के लिए अगर कोई भी पूछता है कि ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ठीक है, भले ही अलग अलग राज्य में अलग अलग ग्राम पंचायतें होंगी, कि कहीं ज़्यादा होंगी कहीं कम होंगी, तो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि ग्राम पंचायत कितनी है तो आप कह दीजिएगा ग्राम पंचायतें 40, ठीक हो गया। याद करने का एक तरीका है, 40 है। अगर ग्राम पंचायत 40 है तो अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के बारे में कहा जाएगा, ठीक हो गया। तो ग्राम पंचायतों को इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे वह ग्राम पंचायतों के पक्षधर थे ही नहीं, ठीक हो गया। और ग्राम पंचायतों के जो पक्षधर थे वो महात्मा गांधी थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव में क्या है कि देश की अधिकतर जनता क्या है, गांव में रहती है, इसलिए क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि ग्राम पंचायतें क्या होंगी, यह लूट का अड्डा बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनता क्या है, अशिक्षित है, वह अपने हक को नहीं ले पाएंगे, अपने अधिकारों को नहीं ले पाएंगे। और वहाँ के जो अधिकारी गण होंगे, ठीक है, जो भी वहाँ के पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे, वह क्या करेंगे, केंद्र से अगर किसी भी प्रकार की अगर उनको सहायता दी जाएगी तो वह जितने भी पदाधिकारी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, वह क्या कर देंगे, उसको सारा हड़प जाएंगे, ठीक हो गया। इसलिए यह लूट का अड्डा बन जाएगा, यह कहना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। परंतु अभी के टाइम पे भी आप देख रहे होंगे कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो असलियत में लूट का अड्डा ही बनी हुई है, क्योंकि अगर केंद्र से किसी भी प्रकार का अगर कोई धन, कोई सहायता अगर गाँव को दी जाती है तो जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी वर्ग हैं, वह क्या कर रहे हैं, उसको रास्ते में ही आधा हड़प जा रहा है, ठीक है। अगर केंद्र से 1 रुपया भी आ रहा है तो वह जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके पक्षधर थे ही नहीं, ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 40 में हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक हो गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे बुढ़ापा पेंशन होगी, विकलांग पेंशन होगी, विधवा पेंशन होगी, ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं कर सकते थे, क्योंकि देश के पास इतना अधिक धन नहीं था। लेकिन कहा गया कि जैसे ही स्थिति धीरे धीरे सही होगी वैसे ही हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, करते रहेंगे, ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, यह चीज़ें 15 अगस्त 1995 से क्या हुई, प्रभाव में आई। कब से, 15 अगस्त 15 अगस्त 1995 से, हो गया 1995
95 से ये चीज़ें क्या हुई, प्रभाव में आई, जिसमें अभी के टाइम में आपको देखते होंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत वृद्ध लोगों को क्या पेंशन दी जाती है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन दी जाती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन दी जाती है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत परिवारों को लाभ दिया जाता है। तो अभी के टाइम में हमें देखने को मिलता है कि इन योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाता है, क्योंकि अब क्या है, देश की स्थिति ठीक हो चुकी है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि न्याय संगत मनोचित दशा प्रसूति सहायता। ठीक हो गया। प्रसूति सहायता कहने का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि महिलाएं भी काम करती हैं और पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन महिलाएं क्या है, अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी देखते हैं, यानी कि अपने घर के कार्य को भी देखते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन भी करती हैं। तो क्या, तो जो प्रसूति सहायता होती है, जो महिलाओं को जिस टाइम पे, जो भी कामगार महिला होती है, जिस टाइम पे उन महिलाओं को इस सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे उनका अगर कोई महिला है, किसी महिला का क्या होता है कि बच्चा होने वाला होता है, तो उस टाइम पे उसको क्या दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है। यह किसके तहत, प्रसूति सहायता उसको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 42 में, जो अभी के टाइम में देखने को मिलता है कि हर कोई राज्य महिलाओं को यह सुविधा देता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह मजदूरी। ठीक है, मतलब कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को क्या किया जाएगा, इसमें प्रोत्साहन करने की बात की गई है। जैसे कुटीर उद्योग के, जैसे छोटी मोटी सहकारी समितियां, ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे जो दुग्ध डेयरिया इत्यादि होती है, जो छोटी मोटी क्या है सहकारी समितियां हैं, उनको प्रोत्साहन करने की बात की गई, क्योंकि कहा गया कि जैसी स्थिति अच्छी होगी, धीरे धीरे हम इन चीज़ों पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, राज्य इन चीज़ों पर क्या करेगा, धीरे धीरे कार्य करेगा, इन चीज़ों को सहायता देगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है कि कामदारों की भागीदारियां, इनको प्रोत्साहन की बात कही गई है। ठीक है, जो सहकारी समितियां हैं, इनको भी प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 को हम देखते हैं, इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। अब समान कैसे होंगे, जैसे 4 और 4। ठीक है, 4 और 4 क्या है, एक समान है दोनों, तो 4 4 एक समान है, तो इनको में 44 में क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें मामले क्या क्या रखे गए हैं वो हम देखते हैं। इसमें मामले रखे गए हैं विवाह के संबंधित मामले, तलाक के संबंधित मामले, वसीयत के संबंधित मामले और गोद के संबंधित मामले। ठीक है, यानी कि धार्मिक मामलों को देखते हुए इसमें रखा गया है। जैसे विवाह से संबंधित जो प्रावधान है वो हिंदू धर्म के हिसाब से अलग है, मुस्लिम धर्म के हिसाब से अलग है, सिख बौद्ध जैन इन धर्मों के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो सिख बौद्ध जैन इन धर्मों का है, इनको हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, इस रीति रिवाज के हिसाब से इनको रखा गया है। लेकिन जो मुस्लिमों में है, विवाह का मामला क्या होता है, थोड़ा हटके हो जाता है। और जो तलाक का मामला है, पहले क्या होता था कि कोई भी मुस्लिम पुरुष महिला को तलाक 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 3 बार तलाक बोलता था, तलाक दे देता था। ठीक हो गया। जो तलाक मामला है, अब इसको कानूनी रूप दे दिया गया है। इस आधार पर अब हिंदू मुस्लिम कोई भी क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। उसके बाद आता है वसीयत। अब वसीयत में क्या कहा गया था कि जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पहले क्या था, महिलाओं को वसीयत यानी कि जायदाद पे हक नहीं था, पैतृक संपत्ति पर हक नहीं था, लेकिन अब संशोधन के बाद उसको कर दिया गया है। ठीक हो गया, पहले क्या था, नहीं था। और जो मुस्लिम में है, मुस्लिमों में महिलाओं को क्या है, अधिकार था, संपत्ति पर अधिकार था। ठीक हो गया। उसी प्रकार से हिंदू में भी देखा जाता है कि जैसे बड़े पुत्र के लिए अधिक संपत्ति होती है, छोटे के लिए कम होती है, तो अलग अलग प्रावधान थे। ठीक हो गया। अब जब ये समान सिविल संहिता लाने की जो बात उठ रही है, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, अब पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून होगा, चाहे विवाह से संबंधित मामले होंगे, तलाक से संबंधित मामले होंगे, वसीयत से संबंधित मामले होंगे, वह अब क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। अब जो गोद का मामला है, अब गोद में प्रावधान क्या है कि आप अपने से 21 वर्ष कम, मतलब अपने से 21 वर्ष कम, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको ही क्या कर सकते हो, गोद ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने हम उम्र या अपने से 2-4 साल कम उम्र के या अपने से बड़े लोगों को गोद ले रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। गोद का जो मामला है, गोद के जो प्रावधान है, उसके तहत आप अपने से 21 वर्ष कम के जो लड़का या लड़की होगा, उसी को क्या कर सकते हो, गोद ले सकते हो। ठीक है, जो ये मामला किसमें है, गोद का मामला है। तो इसीलिए
अभी के टाइम में क्या है, जो मांग उठ रही है समान सिविल संहिता की, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश अगर एक है तो यहाँ पर अलग अलग क्या है, धार्मिक मामले में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे कानून क्यों है। ठीक है, विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, वसीयत से संबंधित, गोद से संबंधित अलग अलग कानून नहीं है। अगर समान सिविल संहिता लागू हो जाती है तो पूरे देश में क्या हो जाएगा, फिर एक ही प्रकार का कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, इसको धीरे धीरे क्या कर रही है सरकार, इसमें काम कर रही है, और एक टाइम आएगा कि सरकार समान सिविल संहिता तो को लागू कर देगी, क्योंकि यह इतना आसान भी नहीं है इसको लागू करना, पर इसमें काम सरकार कर रही है और धीरे धीरे क्या कर लेगी, इसको सरकार लागू कर लेगी। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, जिसको हम समझ गए। ठीक है, इसमें विवाह, तलाक, वसीयत, गोद से संबंधित क्या रखे गए हैं, मामले रखे गए। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 45। ठीक है, अनुच्छेद 45 जो है, अनुच्छेद 45 जो है, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि निःशुल्क शिक्षा देने की बात तो कही, परंतु उस टाइम पे देने की स्थिति में देश नहीं था। ठीक है, कहा कि आगे चल करके हम ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि आगे चल करके जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या करेंगे, लोक निर्माण का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसको 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसको क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया और इसे 21 के क या ए में रखा गया। जैसे 21 में क्या है, स्वतंत्रता का हमारा मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार में हमारा क्या रखा गया है, अब शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, कब 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो हेल्थ की सुविधा की गई, मतलब उनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की गई, और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे, जैसे 6 वर्ष तक उनके स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जब वो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे तो उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा, यानी कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या की जाएगी, राज्य के द्वारा दी जाएगी। ठीक हो गया, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में क्या किया गया, इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 46। ठीक हो गया, अनुच्छेद 46 में कहा गया है SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ये जो भी क्या है, दुर्बल वर्ग हैं। ठीक है, इनके लिए क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान करने की बात की गई। ठीक है, इन वर्गों को विशेष रूप से क्या किया, जो भी शिक्षा से पिछड़ चुके हैं, ठीक है, आप आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग हैं, इन वर्गों को उठाने की बात की गई। क्योंकि अभी के टाइम में भी आपने देखा होगा कि विभिन्न देशों में क्या होता है, शिक्षा से में इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, और इनके लिए शिक्षा में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक हो, इनको उठाने की बात की जाती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, उस टाइम पे तो कर नहीं सकते थे ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतना अधिक धन था नहीं, तो आगे चल करके धीरे धीरे इन चीज़ों में क्या किया गया, कार्य किया गया। तो अनुच्छेद 46 में SC ST के लिए क्या है, विशेष प्रावधान, और दुर्बल वर्ग जो हैं, जो शिक्षा से पिछड़ गए हैं, इनके शिक्षा और इनके आर्थिक संबंधी हितों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 47। ठीक हो गया, इसमें होगा 47 अनुच्छेद 47 हो गए। अनुच्छेद 47, ठीक है, अनुच्छेद 47 कहता है राज्य अपने बच्चों को पोषाहार युक्त क्या देगा, भोजन देगा, यानी कि पोषण युक्त भोजन देगा, और नशीली दवाइयों पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा, शराब पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। यह व्यवस्था की गई नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 47 में, क्योंकि उस टाइम पे यह निःशुल्क देना संभव नहीं था। ठीक हो गया, तो अभी के टाइम में आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र में होगी, प्राइमरी केंद्र में होगी, माध्यमिक 8th तक के बच्चों को क्या होता है, मिड डे मील के तहत भोजन दिया जाता है, यानी कि पोषण युक्त भोजन दिया जाता है। नशीली दवाइयों के पर क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। राज्य के द्वारा नशीली दवाइयाँ होगी, शराब पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी के टाइम में आपने देखा होगा बिहार राज्य ने क्या किया हुआ है, शराब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो राज्य चाहे तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही राज्य ऐसा करते हैं, क्योंकि शराब से क्या होता है, राज्य को अधिक क्या होता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिस कारण से सरकार इसको बंद नहीं करती है। तो नशीली दवाइयों पर तो क्या है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, और बच्चों को भी क्या करते हैं, पोषाहार युक्त भोजन भी देते हैं, पोषण युक्त भोजन देने की व्यवस्था जो की गई थी अभी के टाइम में, वो क्या करते हैं, सरकार के द्वारा, ये राज्य के द्वारा ये चीज़ की जाती है। ठीक हो गया, अनुच्छेद 48। अब अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन की बात करता है। ठीक हो गया,
इसमें देखते हैं कि आर्थिक और दुधारू पशु की हत्या नहीं की जाएगी, यह कहता है अनुच्छेद 48। यह रखे गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में। अब इसको राज्य चाहे तो लागू करे और ना चाहे तो लागू नहीं करे। तो कुछ राज्य इसे लागू भी करते हैं परंतु कुछ राज्य इसे लागू नहीं करते। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 48 में हो जाएगा कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 48 का क। 48 का क जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक हो गया। इसमें कहा गया कि हर एक राज्य जो है वह पर्यावरण व वन्य जीव का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्र महत्व की धरोहर और इमारतों और पुरातात्विक जो भी स्रोत होंगे इनकी क्या की जाएगी, राज्य के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। यह कहा गया अनुच्छेद 49 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को क्या किया गया, अलग किया गया। ठीक है। यानी कि कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि दोनों का क्या किया गया, पृथक्करण किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था इसमें की गई। ठीक है। इसमें कहा गया कि कोई भी विवाद यानी कि कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा जिसको क्या किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से और संधि के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि इसकी बात कही गई अनुच्छेद 51। ठीक हो गया। जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमारे देश में यानी कि हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक हो गया। तो नीति निर्देशक तत्व समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य।